हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। दोस्तों, अभी अपना चैप्टर काफ़ी आगे बढ़ चुका है और ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, एकदम प्रॉपर आप लोग समझ रहे हो, एकदम प्रॉपर आप लोग पढ़ रहे हो। और HTML का भी पार्ट आपने स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना। HTML की कोडिंग भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी पढ़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग ने चैप्टर छोड़ा था। उसके पहले थोड़ा हम जैसे रिवाइज करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि HTML हेडर मतलब हमको अगर कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हम लोगों को क्या क्या सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी और क्या कौन सी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो HTML हेडर, हमारा HTML हेडर होना चाहिए, डॉक टाइप HTML होना चाहिए। हमारा टाइटल टैग ऐसा होना चाहिए जो हमारे कंटेंट के रिलेटेड टाइटल टैग होना चाहिए। मैंने बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में। तो टाइटल टैग एक कंटेंट के रिलेटेड होना चाहिए, बहुत बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए, मतलब एक भले छोटा टाइटल हो मगर कंटेंट के रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मेटा टैग के ऊपर भी मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मेटा टैग होता क्या है। मेटा टैग यानी जो आपका कंटेंट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप जिसमें भी मेटा टैग लिखते हो, चाहे वो हेड में लिखते हो, चाहे वो टाइटल में लिखते हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन में या पैराग्राफ या एक्सेट्रा कोई भी टैग में मेटा टैग लिखते हो, तो मेटा टैग का काम होता है कि आपके कंटेंट की इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को प्रोवाइड करे, ताकि सर्च इंजन को पता चले कि आपका जो वेबसाइट है वो किस तरीके से किसका मतलब कौन से कंटेंट का वेबसाइट है, आपने क्यों कौन सी चीज़ पर वेबसाइट बनाई है। और सर्च इंजन जो है वो आपके वेबसाइट को बूस्ट कर सकता है, ये मेटा टैग का काम है। फिर हम आते हैं बॉडी कंटेंट में। HTML में भी जाहिर सी बात है, HTML टू हेड पूरा टाइटल कंटेंट होता है, फिर बॉडी कंटेंट आता है। तो हेडिंग टैग हम लोगों को लिखना है, हेडिंग टैग के साथ भी आप मेटा टैग डाल सकते हो, मैंने आगे भी बताया था। हेडिंग टैग heading tags are necessary for both usability and SEO of your web page। तो हेडिंग टैग भी आपके कंटेंट के हिसाब से देना है। आपको पता है हेडिंग टैग H1 to H6 से जहाँ जहाँ जैसा जैसा ज़रूरत पड़ता है वहाँ वहाँ आप लोगों को हेडिंग टैग दे देना है। उसके बाद में इमेज टैग देना है, और इमेज टैग सिर्फ इमेज टैग नहीं देना है, इमेज टैग के साथ आपको ओल्ड एट्रीब्यूट देना है। मैंने आप लोगों को बताया था ओल्ड एट्रीब्यूट होता क्या है। देखिए, सर्च इंजन जो है वो इमेज को स्कैन नहीं कर पाता है, तो इमेज के साथ हम एक ओल्ड एट्रीब्यूट रखते हैं। ओल्ड एट्रीब्यूट यानी इमेज का जो जो इमेज है वो इमेज क्या है उसका हम कीवर्ड्स रखते हैं ओल्ड एट्रीब्यूट में, ताकि सर्च इंजन उस कीवर्ड के थ्रू पता लगा सके कि कौन सा इमेज है। तो इमेज टैग विथ ओल्ड एट्रीब्यूट। उसके बाद कीवर्ड कंसिस्टेंसी। कीवर्ड हम लोगों ने बात किया था कीवर्ड के ऊपर कि कीवर्ड किस तरीके से रखा जाता है और कीवर्ड के थ्रू हम कैसे रैंक कर सकते हैं। सेट्स ऑफ कीवर्ड भी रख सकते हैं, यानी कीवर्ड का ग्रुप एरे ऑफ कीवर्ड भी रख सकते हैं, कीवर्ड का ग्रुप रख सकते हैं, या तो कुछ कीवर्ड ऐसे सेट्स कर सकते हैं हम लोग जो सर्च इंजन उसको रैंक करने में और बूस्ट करने में मदद करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिंक, काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी पिछले लेक्चर में कि लिंक क्या होता है। तो लिंक यानी नंबर ऑफ बैक लिंक्स। बैक लिंक्स मैंने आप लोगों को बताया था और एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को एक अच्छे मोबाइल लेना है और सस्ता मोबाइल लेना है, तो हम लोग किसी को पूछते हैं कि कौन सी दुकान है जहाँ पे अच्छा एक मोबाइल मिलता है, सस्ता मोबाइल मिलता है, और 4-5 जन 8-10 जन एक ही दुकान को सजेस्ट करते हैं तो हमको भी भरोसा आता है नहीं अच्छा ही होगा। उसी तरीके से आपकी वेबसाइट का लिंक जो टॉप रिलेटेड वेबसाइट है उसमें भी अगर आपके वेबसाइट का लिंक होता है तो गूगल सॉरी सर्च इंजन जब सर्च करता है, या गूगल, मैं यहाँ पे गूगल दिया है इसलिए एग्जांपल लिया है कि गूगल जब सर्च करता है तो उस कीवर्ड में उस लिंक में आपके लिंक जितनी जितनी वेबसाइट पे दिखाई देती है तो गूगल को लगता है कि ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी हो सकती है, इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि टॉप रेटेड
वेबसाइट में भी इसकी लिंक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बैक लिंक के थ्रू ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट रैंकिंग होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है ब्रोकन लिंक्स। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था ब्रोकन लिंक्स यानी होता क्या है। ब्रोकन लिंक्स यानी हम लोगों ने कुछ कंटेंट, कुछ इमेजेस, हमारे कंटेंट के रिलेटेड कुछ इमेजेस, कुछ लिंक, कुछ टेक्स्ट हम लोगों ने हमारी वेबसाइट पे डाले। जैसे ही डाले, गूगल अपने स्पाइडर के थ्रू या कोई भी सर्च इंजन अपने स्पाइडर के थ्रू वो सारे डेटा अपने सर्वर पर अपलोड कर लेता है। अभी ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद हमको वो इमेजेस, वो लिंक कुछ रीजन से डिलीट करना पड़ा और कुछ रीजन से उसको हटाना पड़ा। फिर भी गूगल के सर्वर पर और गूगल के सर्च इंजन में तो वो दिखाई देता है। अगर कोई एंड यूजर उस लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट पर आना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पर एक एरर पेज फाउंड होता है, फॉर नॉट फाउंड एरर पेज, ऐसा करके एक सर्वर एरर पेज दे देता है। क्योंकि अगर सर्वर को लिंक नहीं मिलता है तो सर्वर एरर पेज दिखा देता है। तो इसको कहा जाता है ब्रोकन लिंक्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट का रैंक लो कर सकता है। तो इससे अच्छा है जो ब्रोकन लिंक्स है उसको हम थोड़ा जोड़ने में मदद कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं ब्रोकन लिंक्स कम हो ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंडली यूआरएल्स। फ्रेंडली यूआरएल्स यानी हमारे जो कंटेंट है, हमारे जो कीवर्ड है उसके रिलेटेड हम यूआरएल बनाए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं कि हम लोग हमारे कंटेंट के अलग से कुछ यूआरएल बनाए, या यूआरएल भी इतने फ्रेंडली होने चाहिए जो तुरंत ही कोई भी सर्च कर सकता है वेबसाइट, या कोई भी एंड यूजर सर्च करेगा तो तुरंत ही उसको लिंक में आ जाए। तो उसको कहा जाता है फ्रेंडली यूआरएल्स। मैंने सारा पूरा ही डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया है। यहाँ से मैंने लेक्चर छोड़ा था इंडेक्सिंग, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, जो पार्ट चल रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इंडेक्सिंग यानी होता क्या है, देखिए नाम से पता चलता इंडेक्स। इंडेक्स जैसे हमारे टेक्स्ट बुक का इंडेक्स होता है, शेयर मार्केट का इंडेक्स होता है, जहां पर पता चलता है कि टॉप रेटेड वेबसाइट, या हमारे टेक्स्ट बुक की अगर बात करें तो कौन सा फर्स्ट चैप्टर लेना चाहिए, कौन सा सेकंड चैप्टर लेना चाहिए, कौन सा चैप्टर कौन से पेज तक है, फिर सेकंड चैप्टर कौन से पेज तक है। तो ये पूरा डिटेल जहां पर होता है उसको कहा जाता है इंडेक्स। अब यहाँ पर इंडेक्स का क्या काम होता है, इंडेक्सिंग पहले हम लोग जैसे पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वेब पेज इनटू गूगल सर्च। It is very important in SEO to increase the ranking of the web pages। देखिए क्या होता है कि हर सर्च इंजन अपना इंडेक्सिंग करता है। कैसे करता है, देखिए ऐसा है ना कि आज मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा कि मुझे एक वेबसाइट के बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या चीज़ें उपयोगी है, कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो वैसे तो हर डेवलपर्स को पता है, हर वेबसाइट डिज़ाइनर को पता है कि हमारी वेबसाइट को एसईओ अगर कराना है, ऑर्गेनिक तरीके से हम लोगों को चलाना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, वाइट हेट एसईओ करना चाहिए, टेक्निकली एसईओ करना चाहिए, ऑन पेज ऑफ पेज, यानी सब कुछ पता है, सबको ही पता है। जितने भी वेब डिजाइनर है, जितने भी वेबसाइट मेकर है, सबको पता है। और सब अपने क्लाइंट को उसी हिसाब से वेबसाइट बना के दे सकते, यानी सबके कंटेंट जबरदस्त, ठीक है। फिर सबके ही वाइट हेड एसईओ, सबके ही ऑन पेज एसईओ, सबके ही ऑफ पेज एसईओ। तो अभी इसमें गूगल थोड़ा परेशान हो जाता है कि भाई अभी सबको ही हम लोग बूस्टिंग तो नहीं दे सकते, सबको ही फर्स्ट नंबर पे नहीं रख सकते। तो गूगल क्या करता है अपने इंडेक्स की मदद से, इंडेक्स के एक प्रोसेस की मदद से, कि कौन सी वेबसाइट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत ही कम वेब पेजेस में बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया है, तो गूगल उसी तरीके से उसको लिस्टेड करता है। गूगल की बात नहीं है, जो भी सर्च इंजिन है वो इंडेक्सिंग की मदद से वो सारी वेबसाइट को लिस्टेड करता है।
और मान लो कि आज जो वेबसाइट दूसरे या तीसरे नंबर पे है, उसने नेक्स्ट वीक या एक महीने बाद कुछ अच्छा और कंटेंट डाला है अपनी वेबसाइट पर, कुछ अच्छी चीज़ें डाली है, कुछ अच्छे ब्लॉग्स डाले हैं अपने कंटेंट के रिलेटेड, जो एंड यूज़र को काफ़ी मदद हो रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो टॉप लिस्ट पर यानी फर्स्ट या सेकंड पे आ जाएगा। सेकंड पे है जो फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट है वो नीचे हो जाएगा। तो ये चलते रहता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम चलते रहता है। ये पूरा काम, पूरा वर्क इंडेक्सिंग के ऊपर होता है कि कौन सा बेस्ट है। उसी तरीके से तो इंडेक्सिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है एसईओ के लिए, जो हमारे वेब पेज को रैंकिंग बढ़ा देता है। उसके बाद आता है गूगल बोट। गूगल बोट ही गूगल स्पाइडर है, यानी गूगल रोबोट कहा जाता है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर, गूगल बोट इज द गूगल स्पाइडर। स्पाइडर को तो मैंने आप लोगों को बताया, क्रॉलर्स बताया कि होता क्या है। दैट इज द रोबोट that pass over the web and indexes pages for inclusion in Google's database. Googlebot collect document from the web to build Google search engines. देखिए क्या होता है कि गूगल अपना इंडेक्स बना लेता है पूरा टोटली, कि कौन सी वेबसाइट बेस्ट है, उसके कौन से वेब पेजेस बेस्ट है। फिर गूगल बोट यानी गूगल स्पाइडर क्या करते हैं, उसी इंडेक्स को स्कैन करते हैं और उसके सारे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। गूगल बोट यानी गूगल रोबोट है जो स्पाइडर है। और स्पाइडर कैसे स्कैन करते हैं, हम लोग ने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किस तरीके से वर्क होता है। उसके बाद में अदर फैक्टर्स, अगर आप लोगों को देखिए वेबसाइट अच्छी बनानी है तो कुछ अदर फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत है। यहाँ पे रोबोट तो डॉट, मैं एक्सटेंशन के साथ पढ़ता हूँ, डॉट यानी एक्सटेंशन, रोबोट डॉट टीएक्सटी यानी टेक्स्ट की फाइल है। देखिए ये फाइल क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बोला कि गूगल जो सर्च इंजिन है या और कोई अदर सर्च इंजिन है, वो आपकी वेबसाइट है, आपके डेटा है, आपके परमिशन के बिना वो आपके डेटा अपलोड अपने सर्वर पर नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, सब एथिकली वे यूज करते हैं। तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी क्या होता है कि मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई और मुझे मेरा डेटा या मुझे मेरी वेबसाइट कोई भी सर्च इंजिन में लिस्टेड नहीं करवानी है भाई, भले कोई गूगल कितना भी नंबर 1 सर्च इंजिन क्यों ना हो। अगर गूगल पे कोई मेरी वेबसाइट सर्च करेगा तो नहीं मिलनी चाहिए। मेरी वेबसाइट के लिए लोगों को खुद ही यूआरएल याद रखना चाहिए, लोगों को खुद ही यूआरएल का पता होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं कोई भी सर्च इंजिन में आप सर्च करोगे मेरी वेबसाइट नहीं मिलेगी। और ऐसे बहुत सी वेबसाइट है, लाखों वेबसाइट है जिसकी प्राइवेट वेबसाइट होती है, उन लोग भी है जो गूगल पे नहीं लिस्टेड करवाते या गूगल उसको डेटा को नहीं अपलोड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेबसाइट वहां पर अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट वेब सर्वर पर अवेलेबल नहीं है। वेबसाइट तो वेब सर्वर पर अवेलेबल है, पर गूगल पर वो लिस्टेड नहीं है, गूगल उसको स्कैन नहीं किया है। अभी गूगल उसको स्कैन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, बिकॉज ऑफ रोबोट डॉट टीएक्सटी। ये जो फाइल है ये गूगल को बोलता है कि नहीं भाई, आपको हमारी वेबसाइट के डेटा आपके सर्वर पर अपलोड करना मना है। तो फिर गूगल वहाँ पे जाता ही नहीं है, गूगल उस वेबसाइट को स्कैन करता ही नहीं है। गूगल क्या, कोई भी सर्च इंजिन उस वेबसाइट को स्कैन नहीं करता। वहाँ पे जो स्पाइडर जाता है वो स्पाइडर पहले ये फाइल स्कैन करता है। अगर ये फाइल आपकी वेबसाइट पर है, रोबोट डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल, इसकी कोडिंग करनी पड़ती है, आपकी वेबसाइट पर है, तो फिर आपके डेटा सर्च इंजिन अपलोड नहीं करता। और नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली वो अपलोड कर लेता है। इसके लिए पूरा एक टेक्निकली होता है सिस्टम। आपको सिर्फ यहाँ पर थियरी चीज है, इसलिए मैं थियरी के हिसाब से बताता हूँ। तो पढ़ लेते थोड़ा। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल इज व्हाट टेल द सर्च इंजिन विच पेज इज
टू एक्सेस एन इंडेक्स ऑन योर वेबसाइट एंड विच नॉट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वेबसाइट तो क्लियर कट ना ही बोल देता है कि भाई नहीं, हमारे वेब पेज पर वेबसाइट पे आने का ही नहीं है, हमारे वेबसाइट से कोई भी डेटा अपलोड करने का ही नहीं। कुछ वेबसाइट ऐसा बोलते हैं ठीक है, आगे के एक ही वेब पेज आप आपके सर्वर पर अपलोड कर सकते हो, उसके बाद का कोई भी वेब पेज आप अपलोड नहीं कर सकते। डिपेंड से कौन सी वेबसाइट है, किस तरीके से वर्क करता है, वेबसाइट ओनर के ऊपर है। For example, if you specify in your robot.txt file that you don't want to search engines to be able to access your thank you page, समझ में आ रहा है? अगर आप robots.txt फाइल में ये मेंशन कर देते हो कि आपकी वेबसाइट का जो थैंक यू पेज है वो कोई भी वेबसाइट पर, मतलब वेब सर्च इंजिन में नहीं दिखना चाहिए। मतलब लोग आपकी वेबसाइट पर तो सर्च इंजिन के थ्रू आपकी वेबसाइट पर तो आएंगे, सर्च इंजिन के थ्रू आपकी वेबसाइट पर आएंगे, पर उसको थैंक यू नाम का पेज नहीं दिखेगा। और डायरेक्ट अगर यूआरएल से जाते हैं, मेरा एक वेबसाइट है www.xyz.com, ये मेरा एक वेबसाइट है। अगर डायरेक्ट यूआरएल पर मेरी वेबसाइट को सर्च करते हैं विदाउट सर्च इंजिन, यूआरएल पर मेरी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो वहां पर उसको थैंक यू पेज दिखेगा। समझ में आया? तो robots.txt में ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। कुछ लोग पूरी वेबसाइट ही नहीं बोलते कि भाई नहीं, सर्च इंजन के थ्रू हमारी वेबसाइट नहीं दिखनी चाहिए, या सर्च इंजन के थ्रू आगे के 2 पेज दिखने चाहिए, पीछे के 1 पेज दिखना चाहिए। ये सबके ऊपर है, अपने हिसाब से है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, that page won't be able to show up in the search results and web users won't be able to find it. Your robots.txt file instruct this program not to search your thank you page on your site which you design it using a disallow command as follows। देखिए इसका कोडिंग है, यूजर एजेंट डिसअलाउड थैंक यू डॉट HTML। ये कोडिंग वो फाइल में करनी पड़ती है, और इसमें और भी पेज के नाम अगर आप लोग दो या पूरी वेबसाइट यहाँ पर लिख दो, जैसे कि यहाँ पे डिसअलाउ थैंक यू डॉट HTML है, उसके बदले वेबसाइट का पूरा URL ही डाल दो, तो सर्च इंजिन में आपकी वेबसाइट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है robot.txt। यानी अदर फैक्टर्स भी यूज होता है कहीं ना कहीं आपको रैंकिंग कराने के लिए। अभी डिवाइस रेंडरिंग होता क्या है, देखिए अभी आगे भी हमने बात किया था, यहाँ पर भी बात किया है कि डिवाइस रेंडरिंग यानी होता क्या है कि अगर आप वेबसाइट तो लैपटॉप पर बना लिए, पर वही वेबसाइट अच्छे से अच्छी जैसे लैपटॉप पर दिखाई देती है उसी तरीके से मोबाइल में दिखाई देनी चाहिए, उसी तरीके से टेबलेट में दिखाई देनी चाहिए, और उसी तरीके से कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि स्मार्ट टीवी हो गया तो उसमें दिखाई देनी चाहिए। तो इसको कहा जाता है डिवाइस रेंडरिंग। दिस चेक यूजुअली डेमोन्स्ट्रेट हाउ योर पेज रेंडर्स ऑन डिफरेंट डिवाइस। इट इज important that your page is optimized for mobile and tablet devices as of today. The majority of web traffic comes from the source। देखिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज होता है, लैपटॉप से भी ज़्यादा यूज होता है मोबाइल। तो आपको उसी तरीके से वेबसाइट बनानी चाहिए जो मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत ही फटाक से गूगल सर्च पे गए, वेबसाइट का नाम डाला, वेबसाइट ओपन हो गया। तो सबके हाथ में मोबाइल है, तो आपको मोबाइल फ्रेंडली ही वेबसाइट बनानी चाहिए, और वैसा ही बनाते हैं जितने भी वेबसाइट मेकर है, उन लोग डिवाइस रेंडरिंग ही बनाते हैं। चाहे आप किसी में भी ओपन करो, आपका वेबसाइट ओपन हो ही जाता है। उसके बाद है फ्लैश। देखिए अभी फ्लैश है ना, थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, ऐसा नहीं है कि बंद हो चुका है, तो कुछ वेबसाइट मेकर फ्लैश अभी नहीं यूज करते हैं। फ्लैश एक एनिमेशन का पार्ट है, आप लोगों को बता दूं।
तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत सारे स्क्रोलिंग इमेजेस चलते रहते। अगर आप HTML काफ़ी अच्छे से आता है तो HTML में टैग आता है मार्क यू करके, जो स्लाइडर का काम करता है, इमेज स्लाइडर। ऐसे इमेज बार बार चलते रहता है। तो उसी तरीके से फ्लैश एक एनिमेशन का पार्ट है। फ्लैश पर अगर आप कुछ चीज़ें बनाते हो तो वो ही एनिमेशन की फाइल आपको वेबसाइट पर अपलोड करना रहेगा और वेबसाइट के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो फ्लैश वैसे इंटरेक्टिव है, मगर कभी कभी वो क्या कर देता है कि सर्च इंजन उसको इंडेक्स फाइंड नहीं कर पाता है कोई भी कारण से। हम पढ़ते हैं यहाँ पे, फ्लैश इज एन इंटरेक्टिव मीडिया टेक्नोलॉजी दैट मेक्स साइट मोर इंटरेस्टिंग। एट द सेम टाइम फ्लैश का एक ये डिसएडवांटेज है, एट द सेम टाइम फ्लैश कैन किल योर सर्च रैंकिंग बिकॉज सर्च इंजिन्स कांट इंडेक्स फ्लैश कंटेंट डायरेक्टली। कभी कभी सर्च इंजन फ्लैश कंटेंट को रीड नहीं कर पाता, तो रीड ना करने पर इंडेक्स में नहीं आता। अगर आपकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं फ्लैश है तो फ्लैश की मदद से, फ्लैश के कारण आपकी वेबसाइट भी रीड नहीं हो सकती, वेबसाइट भी स्कैन नहीं होती है। तो ये फ्लैश कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद है आई फ्रेम्स। देखिए आई फ्रेम, आपका जो ये नया सिलेबस आया है उसमें फ्रेम का पूरा एक टॉपिक HTML से इन लोग ने निकाल दिया है। गए साल तक पूरा एक फ्रेम सेट था। तो फ्रेम सेट यानी होता क्या है कि आपका एक वेब ब्राउजर जो पूरा पेज है, अभी जैसे आपका मोबाइल जो पूरा स्क्रीन है, आप पूरा वीडियो मेरी स्क्रीन पूरी एक सिंगल स्क्रीन पर देखते हो। तो कुछ मोबाइल में ऐसा रहेगा, मल्टी स्क्रीन हो सकती है, यानी ऊपर वीडियो देख सकते हो, नीचे व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको कहा जाता है फ्रेम सेट, यानी एक ही ब्राउजर पे एक ही स्क्रीन पे हम दो चीजें चला सकते हैं, उसको कहा जाता है फ्रेम सेट। वही फ्रेम सेट का एक पार्ट है आई फ्रेम। यानी आई फ्रेम, अगर आई फ्रेम की कोडिंग करते हो आप, अभी जैसे देख रहे हो कि मोबाइल में साइड में मेरा वीडियो चल रहा है और एक साइड यहाँ पर PDF चल रहा है, तो ये भी एक फ्रेम सेट का पार्ट हुआ करता था, पार्ट है। आई फ्रेम यानी क्या, आई फ्रेम यानी अभी जैसा मेरा एक वीडियो चल रहा है, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो जो चल रहा है ये वीडियो MP4 है। ठीक है, ये वीडियो का एक कंटेंट है MP4, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कन्वर्ट होगा MP4। ठीक है, और ये जो साइड में चल रहा है वो है टेक्स्ट, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अभी ये फाइल को काउंट कैसे करना है, ये पूरी ही स्क्रीन को टेक्स्ट में काउंट करे या पूरी ही स्क्रीन को MP4 में काउंट करे, क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सटेंशन हो गए। तो आई फ्रेम भी कहीं ना कहीं ऐसा एक दिक्कत करता था कि कुछ उसके पार्ट एक अलग फॉर्म अलग एक्सटेंशन में हुआ करते थे और कुछ उसके पार्ट एक अलग एक्सटेंशन में हुआ करते थे। आपको समझ में आया? ये आपके सामने जो मोबाइल की स्क्रीन है, ये मोबाइल की स्क्रीन आप जो अभी वीडियो देख रहे हो मेरा, तो ये देखिए मैं भी बोल रहा हूँ वो एक कुछ पार्ट में है जो .mp4 के एक्सटेंशन में है और कुछ पार्ट .txt के यानी टेक्स्ट के एक्सटेंशन में है। तो ये पूरे स्क्रीन को काउंट किस में करना, .mp4 में काउंट करो या .txt में काउंट करो, तो ऐसा कभी कभी दिक्कत हो जाती थी सर्च इंजन को। तो उसी कारण से भी आपकी वेबसाइट को रैंक, अगर देखिए इंडेक्स प्रॉपरली आपकी वेबसाइट को स्कैन नहीं कर सकता, भले आपके कंटेंट कितने कितने भी अच्छे हो, पर अगर वेबसाइट ये रैंक नहीं स्कैन नहीं कर सकता तो आपको कहीं ना कहीं आपके रैंक डाउन हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आई फ्रेम्स सिमिलरली टू फ्लैश फ्रेम्स आर बर्डन इन टर्म्स ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये काफी बर्डन होते हैं। व्हेन यू यूज frames on a page, you confuse search engine which में rank down your website। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी आप मुझे बताओ कि ये पूरे वीडियो को .mp4 में काउंट करे या TXT में काउंट करे, हालांकि आप ये YouTube पे देख रहे हो तो आप
जाहिर सी बात है बता सकते हो कि .mp4 का वीडियो है, पर ये .mp4 के वीडियो में भी हम txt चला रहे हैं, तो इसको हम कहीं ना कहीं txt काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ सर कर भी सकते, सर नहीं भी कर सकते। तो उसी तरीके से सर्च इंजन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। तो सर्च इंजन वो इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो उसी तरीके से अगर इंडेक्स प्रॉपर नहीं किया तो वेबसाइट को रैंक डाउन हो जाता है। उसके बाद में फेविकोन यानी फेवरेट आइकन। फेविकोन का मतलब होता है फेवरेट आइकन। अभी फेवरेट आइकन मीन्स a favorite icon also known as a shortcut icon, वेबसाइट आइकन। सीधी सी सिंपल सी बात बोलूं तो लोगो, कि आपका वेबसाइट का लोगो क्या है। टैब आइकन, टैब आइकन, यूआरएल आइकन और बुकमार्क आइकन। अब फेविकॉन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वेबसाइट। देखिए आज आप भी ये देख रहे हो वीडियो, आप मेरे फोटो के नीचे देखिए, आपको एचएम क्लासेस का लोगो दिखाई दे रहा है। तो आपको तुरंत समझ में आता है कि ये एचएम क्लासेस है, एचएम क्लासेस के लोगो के ऊपर से। आपने यूट्यूब देखा तो यूट्यूब में भी तुरंत समझ में आता है कि यूट्यूब का लोगो है, फेसबुक का लोगो है, इंस्टाग्राम का लोगो है। तो इससे भी आपका वेबसाइट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो लोगो भी काफ़ी होना चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए। Website and represents of your website and business, so user will identify with your brand base on your favicon you use। वो भी एकदम अच्छे से करना चाहिए। फेवरेट आइकन वो भी एकदम अच्छे से करना चाहिए कि कौन सा। आज अगर हम एम देखते हैं मैकडोनाल्ड्स, तो तुरंत पता चल जाता है हाँ भाई मैकडोनाल्ड्स है, डोमिनोज है, या और भी कोई याहू वगैरह का लोगो देखते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर उन लोग ने दिया ही है कि आप ये सारे लोगों से ही पता चल जाता है कि गूगल का कौन सा है, यूट्यूब का कौन सा है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, अमेजोन का और याहू का। ये सारे वेबसाइट पॉपुलर वेबसाइट के आइकन हैं। तो आपको भी अगर वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपको भी एक इसी तरीके से एक ब्रांड आइकन रखना पड़ता है, जिससे पता चलता है ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है। उसके बाद है लेजिबल फॉन्ट साइज। लेजिबल का मतलब होता है रीडेबल। आपको उस तरीके से फॉन्ट साइज रखना चाहिए जो हर तरीके से रीड हो सकता है। नहीं ज्यादा बड़ा रखना चाहिए, नहीं ज्यादा छोटा रखना चाहिए। अरे देखिए मैंने फॉन्ट साइज ये रखा है आपके सामने है, लेजिबल फॉन्ट साइज। तो आपको ये लेजिबल फॉन्ट साइज का पूरा पैराग्राफ पढ़ने में आ रहा है। अगर मैं ऐसा करूं, ये मेरा फॉन्ट साइज मान लो ऐसा हो जाए, तो आपको पूरा समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या है, ये लिखा हुआ क्या है। सिर्फ लेजिब हमको पढ़ने में आ रहा है, उसके बाद तो कुछ और कुछ पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, ना दिखने में आ रहा है। और अगर मैं ऐसा ही रखता हूँ फ़ॉन्ट साइज, तो ये मैं कैसे पढूं, किस तरीके से पढूं, आप भी समझ सकते हो। तो फ़ॉन्ट साइज ऐसा होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, यानी रीडेबल होना चाहिए। एकदम हमारे डिस्प्ले के हिसाब से, डिस्प्ले के जो भी हमारा डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड हमको हमारे लेजिबल फॉन्ट साइज रखने चाहिए, यानी रीडेबल फॉन्ट साइज रखने चाहिए। इट मीन्स दैट अ फॉन्ट साइज डिक्लेयर एज अ बिगर, स्मॉलर और द सेम साइज एज शुड बी इजीली रीडेबल, यानी लेजिबल। जैसे मैंने आपको कहा, व्हेन अ यूजर व्यूइंग द पेज ऑन मोबाइल और स्मॉलर स्क्रीन्स। तो यूजर जिस तरीके से कोई भी अगर मोबाइल में यूज करता है अपनी वेबसाइट, तो उसको उस तरीके से फॉन्ट साइज दिखने चाहिए। टेबलेट में यूज करता है तो उसको उस तरीके से फॉन्ट साइज दिखने चाहिए। लैपटॉप में यूज करता है तो उसको उस तरीके से फॉन्ट साइज दिखने चाहिए। तो लेजिबल फॉन्ट साइज का मतलब ये होता है, जो रीडेबल फॉन्ट साइज। उसके बाद होता है टेप टारगेटिंग साइजिंग। टेप यानी टच, टेप और टच। हम पहले टेप करते थे, अभी टच करते हैं। ठीक है। तो टेप टारगेटिंग, टारगेट इज एन एनी एलिमेंट ऑन वेब पेज दैट यूजर इंटरेक्ट विथ। देखिए आप लोगों के यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हम लोग गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो गूगल पे हम लोगों ने आगे भी सर्च किया था वेदर वगैरह का, तो वहाँ पे उन लोग ने भी उसी तरीके से फ़ॉन्ट साइज रखा, सॉरी टेप
साइजिंग रखी थी कि जहाँ पे हम टच कर सकते इजीली और हमको भी उसके टेक्स्ट रीडेबल हो सके। तो टेप टारगेटिंग target is any element on web page that user interact with. This include action button, links, ads, yani advertisement, etc. that user taps on when accessing a web page using a touch screen. Therefore, the size of such taps touch elements should be relevant, neither too small or nor too big. हमको एकदम ही परफेक्टली साइज उसी तरीके से रखना है, हमारी लिंक की साइज उसी तरीके से रखना है, हमारे इमेज की लिंक हो। अगर आप HTML को अच्छे से जानते हैं तो इमेज की भी लिंक कर सकते हैं हम। इमेज थ्रू इमेज पर क्लिक करें तो भी हम किसी और वेबसाइट पर जा सकते हैं और कोई वेब पेजेस पे जा सकते हैं। तो हमारे इमेज के थ्रू भी ये लिंक हो सकता है। तो आप लोगों को जो टेप साइजिंग है, यानी जो इस पे हम टच कर सकते हैं, वो साइज एकदम रिजनेबली रखनी है, ज़्यादा छोटी नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं। लोगों को अपने डिवाइस के हिसाब से समझ में आए और पता चले। उसके बाद होता है परफॉर्मेंस रिजल्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है परफॉर्मेंस रिजल्ट। अब जो परफॉर्मेंस रिजल्ट का मतलब ये होता है टेस्टिंग। अभी हम लोग सब कुछ कर लिए, अभी हम वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, हम वेबसाइट को चेक कर रहे हैं कि वेबसाइट किस तरीके से चलेगी। जब हम वेब सर्वर पर वेबसाइट डालेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगी या चलेगी। दिस चेक नंबर ऑफ रिसोर्स, परफॉर्मेंस रिजल्ट पे फर्स्ट है नंबर ऑफ रिसोर्स। दिस चेक display the total number of files that need to be retrieved from a web server to load your page. रिट्राइव का मतलब होता है बैकअप, कहीं से हमको कुछ चीजें बैकअप लेनी होती है। तो दिस चेक डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ फाइल्स दैट नीड टू बी रिट्राइव्ड फ्रॉम वेब सर्वर्स टू लोड योर पेज। हम वेब सर्वर से कभी ज़रूरत पड़ी तो वेब सर्वर से वो फाइल कैसे रिट्राइव ले सके उसका, और कितनी टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हमको रिट्राइव लेना है उसका हमको खास ध्यान रखना है। एज अ जनरल रूल, having more files to retrieve increase the number of server requests and can subsequently increase page load time. देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आप वेबसाइट पर और वेब पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फाइलें लोड कर लेते हो, लोड करते ही रहते हो, लोड करते ही रहते हो, तो जाहिर सी बात है उसको लोडिंग लेने में भी टाइम जाएगा। आपका वजन 50 किलो है और मैं आपके ऊपर कुछ 80 किलो का वजन रख देता हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको चलने में थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत आने ही वाली है। पर आपका वेट 50 किलोज है और मैं आपको कुछ 10 किलो या 5 किलो की चीज़ें देता हूँ तो आप अच्छे से चल सकते हो। ठीक है, तो वैसी चीज़ यहाँ पर है कि जितना हम ज़्यादा फाइल अपलोड करते हैं पेज पर तो उसी तरीके से पेज वो लोड लेने में टाइम लगाता है। भले एक बार वेबसाइट ओपन हो जाए पर उस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो सकता है, सेकंड जो पेज है जो हमारे आगे लिंक के थ्रू दूसरा पेज ओपन होता है वो पेज ओपन होने में कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है। तो इट इज़ गुड टू रिमूव unnecessary files or consolidate files like styles and script which are less required. तो कुछ ऐसी फाइल्स बनाइए जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा मतलब वो कोडिंग भी कुछ इस तरीके से कीजिए कि छोटी ही कोडिंग में, शॉर्ट हैंड कोडिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद पेज स्पीड इन्फो, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि पेज स्पीड कितनी मिलती है, कितने सेकंड में हम लोग कर सकते हैं, कितनी सेकंड में पेज लोड कर लेता है। ये काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो। ऐसे ही कोई 25-30 हज़ार रुपया नहीं ले लेता है वेबसाइट मेकर या वेबसाइट डिज़ाइनर। उसको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो सारी चीज़ों का उसको ध्यान रखना पड़ता है काफ़ी अच्छे से। पेज स्पीड डज अफेक्ट SEO, जाहिर सी बात है लोड होते ही रहेगा तो कोई भी एंड यूजर उसके ऊपर विजिट ही नहीं करेगा। ये तो सीधी सी बात है, आप भी नहीं करते हो, मैं भी नहीं करता हूँ, कोई भी नहीं करेगा। तो पेज स्पीड डज अफेक्ट SEO as it is a direct ranking factor. While creating a website, attention is a given on the design, content and as many visuals as the possible.
This can slow down the website and obstruct usability. ये कहीं ना कहीं वेबसाइट को स्लो कर देता है, ठीक है। उसके बाद पेज साइज इन्फो, the term page size in the SEO world refers to the download file size is a given web page. पेज साइज इन्फो, अगर आप कुछ फाइल अपलोड करते हो अपनी वेबसाइट पे तो कितने साइज की है, कितने MB की है, कितने KB की है, कितने GB की है, काफ़ी मैटर करता है। द टर्म पेज साइज इज द SEO वर्ड रेफर्स टू द डाउनलोड फाइल साइजेस ऑफ अ गिवन वेब पेज। तो आपका जो वेब पेज है उसमें से वो फाइल डाउनलोड करने में कितना टाइम लगता है, कितने साइज की है, वो ये काफ़ी मैटर करता है। उसके बाद SEO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, देखिए अभी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे आते हैं कि इट डील्स विथ एनहेंसिंग द वेबसाइट्स रैंकिंग using interactive communities like Facebook, Twitter, blog, forums, etc. When these communities have link to the created website, it builds familiarity and trust about the website. देखिए अगर आपकी वेबसाइट ये सारी चीज़ों से लिंक है, ठीक है, तो सर्च इंजिन को ये तुरंत जो भी सर्च इंजिन है उसको तुरंत पता चलेगा, अच्छा ये जो वेबसाइट है ये सारे से लिंक है, यानी ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट वर्दी है, इसके कंटेंट काफ़ी अच्छे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बिल्डअप करता है आपके रैंकिंग को ऊपर लाने के लिए। आखिर तो बात हमको हमारी वेबसाइट रैंकिंग किस तरीके से आए उसके ऊपर ही है घुमा फिरा के। लास्ट SEO सिक्योरिटी चेक्स, सिक्योरिटी भी मायने रखता है भाई, सिक्योरिटी काफी मायने रखता है आपकी वेबसाइट। सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर योर वेबसाइट प्रोटेक्ट यूजर डेटा डजंट बिकम कॉम्प्रोमाइज और एक्सपीरियंस डाउन टाइम और डेटा लॉस। आप अगर वेबसाइट बनाते हो आपको बैकएंड में एक सर्वर बनाना पड़ता है या बैकएंड में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा डेटाबेस बनाना पड़ता है जहाँ पे यूज़र के सारे डेटा स्टोर हो सकते हैं और वो सारे डेटा एकदम ही सिक्योर होना चाहिए, कहीं पे भी वो डेटा के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो उस अगर होता है तो आपकी वेबसाइट को काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है और आपकी वेबसाइट काफ़ी रैंक डाउन कर लेती है। तो देखिए कभी कभी गूगल ही खुद बता देता है कि कुछ वेबसाइट नॉट सिक्योर है या कुछ वेबसाइट के आगे एक ग्रीन कलर का ताला होता है जिसको SSL कहा जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। सिक्योर पहले से पढ़ लेता हूँ। सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर योर वेबसाइट प्रोटेक्ट यूजर डेटा डजंट बिकम कॉम्प्रोमाइज और एक्सपीरियंस डाउन टाइम और डेटा लॉस। इट इंक्लूड्स SSL enable yes or no whether it follows HTTPS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, वहां पे नीचे ही लिख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक पर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर H हाइपर T टेक्स्ट, T ट्रांसफर, P प्रोटोकॉल्स, S सिक्योर लिखिए, सिक्योरिटी लिखिए, जो भी लिखिए वो, ठीक है। फिर मालवेयर चेक, यानी आपकी वेबसाइट पर कहीं ना कहीं लूप होल्स नहीं है वो भी चेक करते हैं। और ईमेल प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं SSL में, इंक्लूड्स SSL का भी फुल फॉर्म लिख लीजिए। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिक्योर सॉकेट लेयर।
ओके, अभी देखिए हम लोग ने सारी बातें यहाँ पर कर ली है, ठीक है। ये जो आपके सामने रखा है इन लोगों ने, ये है एसईओ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग टूल। यहाँ पर आपके वेबसाइट का यूआरएल डालना है। आप यूआरएल डालते हो तो ऑडिट होता है कि ये प्रॉपर है, उसमें आपको नीचे रेटिंग दिखाई देती है। ये फ्री एक वेबसाइट है जो ऑडिट करता है, एसईओ ऑडिट करता है। आपको यहाँ पे दिया गया है एसईओ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग टूल स्क्रीन, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे मिस्टर सुहास सर, आई एम ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम। यहाँ से लेकर ये पार्ट, मतलब आपको बता देता हूँ पूरा, ये जो पैराग्राफ है पूरा ही मिस्टर सुहास, डॉक्टर अजय, उसके बाद वाला ये सारी चीजें, ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस में फिलहाल कोरोना के लिए पूरा कैंसल कर दिया गया है। इतना ही पार्ट कट हुआ है, आपको इसमें से कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं भी आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अभी थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म, ऑलमोस्ट क्या चैप्टर खत्म ही हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे समरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग हैज ऑलवेज बीन अबाउट कनेक्टिंग विथ योर ऑडियंस इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आपको राइट ऑडियंस मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि आपको अच्छे से ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके। डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, सर्च इंजिन एंड अदर चैनल्स टू reach consumers. Digital marketing is a similar to traditional advertising but using digital device. जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है भाई, इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको एसईओ हमने पढ़ा, मार्केटिंग एनालिटिक्स, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग, पेपर क्लिक पेड सर्च हमने पढ़ा, वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग अच्छे से होनी चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग होना चाहिए, आपके कंटेंट के बेस के ऊपर मार्केटिंग होनी चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग होनी चाहिए और ईमेल मार्केटिंग। ये सारी इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। उसके बाद है SEO स्टैंड्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, विच इज द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। क्वालिटी ट्रैफिक यानी क्या, जिसको चाहिए वही लोग आएंगे, हर कोई नहीं जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को चाहिए, उसको क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको चाहिए उसको क्वालिटी बोलते हैं। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ट्रैफिक टू योर वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च engine result। उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च इज also नोन एज नेचुरल सर्च। FIB में पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कर दीजिए। ऑर्गेनिक सर्च इज also नोन एज नेचुरल सर्च, रिफर्स टू अनपेड सर्च रिजल्ट्स। क्रोवलर्स, हमने बात किया था क्रोवलर्स के ऊपर, ये एक प्रोग्राम है। क्रोवलर इज अ प्रोग्राम यूज बाय सर्च इंजन टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट से पूरा डेटा कलेक्ट करता है क्रोवलर्स। स्पाइडर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज यूज टू गेट हायर सर्च रैंकिंग एंड ब्रेकिंग सर्च इंजन रूल्स आर व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। उसके बाद एसईओ स्ट्रेटेजी टू जनरेट ट्रैफिक, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ, सब पर हमने चर्चा किया है, डिटेल में आपको पढ़ाया है। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख लीजिएगा। A long tail is a keyword and short tail is a short keyword. A long tail is a long keyword and short tail is a short keyword used by the user while searching any information. आपके वेबसाइट पे ये दोनों ही चीज होनी चाहिए, ताकि एंड यूजर कुछ भी सर्च करे आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाए। SEO can be performed with a free website, SEOoptimizer.com। ये SEO का परफॉर्म, हम लोग ने अभी जो टूल्स वगैरह देखा वो कैसे परफॉर्म करता है, इसमें पता चल जाता है।
Google Analytics was acquired by Google from company Urchin in 2005. गूगल ने एक्वायर कर दी है गूगल एनालिटिक। चलो, गूगल एनालिटिक्स इज यूज टू ट्रैक वेबसाइट एक्टिविटीज सच एज अ सेशन ड्यूरेशन, कितने टाइम में आपका वेबसाइट ओपन होता है, सेशन ड्यूरेशन उसको कहा जाता है। पेजेस पर सेशन, एक पेज कितने टाइम में ओपन होता है, बाउंस रेट एक्सेट्रा। बाउंस रेट यानी एक पेज छोड़ के फटाक से दूसरा पेज, या रिटर्न बैक, बाउंस रेट यानी बैक हम कितने टाइम में जा सकते। ऐसा कभी होता है कि हम लोग आगे तो बढ़ जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ जाते हैं, और वापस जब पेज प्रीवियस पेज पे जाना है तो लोड लेने में टाइम लगता है। तो बाउंस रेट कैसा है एक्सेट्रा। इंडिविजुअल विजिटिंग द वेबसाइट, सारी चीज़ों पे गूगल एनालिटिक्स यूज होता है ये वेबसाइट को ट्रैक करने में। ठीक है, तो ये पूरा का ही पूरा चैप्टर यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अब आगे हम लोग जो चैप्टर से मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस चैप्टर है, वो लेंगे। तब तक आप अपना HTML का प्रैक्टिस जारी रखिए, ये चैप्टर भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और ये चैप्टर आप पढ़िए, मैं ये चैप्टर की भी एग्ज़ाम यहाँ पर लूँगा, कभी ना कभी लूँगा, तो चैप्टर पढ़ना चालू कर दीजिए। कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।